बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसाना नगरी के सामीन को अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम दानिश है। मैंने जिस घर में आँख खोली वहाँ ज़्यादा बेटियाँ थीं। एक बेटे की ख्वाहिश होने की वजह से मेरे माँ बाप ने बेटियों की लंबी लाइन लगा दी थी। और इसके बाद जब मैं पैदा हुआ था, यानी कि लड़का, तो मुझे हमेशा सारी बहनें लड़कियों की तरह ही रखते थे। मेरे लड़के होने का शौक़ तो पूरा करते, लेकिन मेरी बहनों को तो जैसे एक और बहन मिल गई हो। मेरे माँ बाप ने 5 बहनों के बाद बेटा दिया था। अब मैं 5 साल का हो चुका था। अब मेरे स्कूल जाने का वक्त हो चुका था। लेकिन स्कूल जाने का वक्त भी कैसा वक्त था कि मेरी अम्मा मुझे बजाय लड़कों के स्कूल भेजने की बजाय मुझे लड़कियों के स्कूल भेज देती। मुझे लड़कों के स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि शुरू से ही गली मोहल्ले में लड़कियों के साथ खेला हूँ, तो इसी वजह से लड़कियों के साथ रहने की आदत हो गई थी। यहाँ तक कि बड़ी बहनों के साथ भी अपनी सहेलियों के घर जाना होता तो मैं ही उनके साथ जाता। यूँ मान लीजिए कि मुझे लड़कियों के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। अब स्कूल जाने का वक्त था तो बड़ी बाजी हादिया, जो कि एक प्राइवेट स्कूल टीचर थी, मैं उनके साथ जाना शुरू हो गया। अम्मा कहती थी कि हादिया, इसको अपने साथ ले जाओ, तो बाजी हमेशा मुझे अपने साथ ले जाती। और मैंने वहाँ पे नर्सरी, अव्वल, डोम और यहाँ तक के पंजम तक तालीम वहाँ लड़कियों के साथ ही हासिल की। हमेशा मुझे यही कहा जाता कि तुम लड़का हो, लड़कों के स्कूल भेजो। लेकिन मेरी बहन हमेशा और मेरे माँ बाप, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा लाड करते थे, वो हमेशा यही कहते कि नहीं नहीं, प्राइमरी तक तो लड़कियों के स्कूल में ही भेजो। अभी ये बहुत छोटा है, बड़ा होगा तो खुद ही लड़कों के साथ उठना बैठना इसको आ जाएगा। प्राइमरी में तो मैं लड़कों के साथ ही कभी नहीं पढ़ा, हमेशा लड़कियों के साथ ही रहता, लड़कियों के साथ ही स्कूल जाता, उठना बैठना खेलना। यहाँ तक कि स्कूल के बाद गली मोहल्ले में गुजरते हुए लड़कियों के साथ भी मैं खेलता था। अम्मी और बड़ी बहन को हमेशा लोग यही कहते कि आपका बेटा है, इसको लड़कों के स्कूल भेजो, मुझे इनके साथ भेज दिया करें। लिहाजा मैं तो घर का लाडला था, मैं हमेशा मना कर देता कि नहीं, मुझे तो आपा के साथ ही स्कूल जाना है। यूँ इस तरह हीले बहाने करके पंजम तक तो मैं लड़कियों के साथ ही रहा। लड़कियों के साथ ही स्टापू खेलना, रस्सी कूदना और लड़कियों के साथ ही ज़्यादातर मेरा वक्त गुजरता था। बाजी का स्कूल, जो कि प्राइमरी के बाद शीशम तक हो चुका था, मैंने वहाँ तक तालीम हासिल की। लेकिन उसके बाद अब मैं बड़ा हो चुका था, तो अब मुझे लड़कों के साथ ही लड़कों के स्कूल में ही पढ़ना था। लिहाजा मिडिल के बाद अब मुझे लड़कों के स्कूल जाना था। लेकिन अब मेरी आदत मुकम्मल तौर पे लड़कियों के साथ ही उठना बैठना हो चुका था, मेरी आदत बन चुकी थी। लिहाजा हम बातें करते, मेरी आदत बन चुकी थी। जब मिडिल का इम्तिहान पास किया तो बाजी की हेड मिस ने कहा, दानिश अब बड़ा हो चुका है, इसे लड़कों के स्कूल जाना चाहिए। लिहाजा बाजी के हेड मिस के इसरार करने पे मुझे लड़कों के स्कूल भेज दिया गया। मेरे वालिद तो फौत हो चुके थे, लेकिन घर का खर्चा बाजी की तनख्वाह से ही चलता था। बाजी के कहने पर मुझे लड़कों के बॉयज़ हाई स्कूल में भेज दिया गया। मैं जब जाता तो वहाँ पे बड़े बड़े दराज कद लड़कों को देखता तो मैं परेशान हो जाता। जब वो बातें करते, उठते बैठते, शरारतें करते या मुझे परेशान करते तो मुझे बहुत परेशानी हो जाती, क्योंकि मैं उस माहौल से नहीं आया था। मैं जब घर आता तो घर आके रोना शुरू कर देता कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे लड़कों के साथ नहीं उठना बैठना। बाजी की मिन्नत समाजत करता कि बाजी मुझे अपने स्कूल ही ले जाए, मुझे लड़कियों के साथ ही पढ़ना है, उनके साथ ही उठना बैठना खेलना है। लेकिन बाजी हमेशा मना कर देती कि नहीं नहीं, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारी दोस्ती लड़कों के साथ होनी चाहिए, तुम लड़कों के साथ उठो बैठो, शाम को गली मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलो, तुम्हारी आदत बन जाएगी। लेकिन मैं था कि अब मैं किसी की बात मानने वाला ना था। मैं हीले बहाने करता, स्कूल से काम चोरी करता कि स्कूल ना जाना पड़े, किसी तरीके से मुझे लड़कों के स्कूल से मेरा जान छूट जाए। मैं हमेशा आके यही कहता कि लड़के मुझसे बड़े हैं, मुझे मारते हैं। तो बाजी हमेशा यही कहती कि तुम भी तो लड़के हो, तुम भी आके मारा करो उनको डांटा करो, उनसे लड़ो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम मर्द हो। मैं रोज़ इसी तरीके से जाता, अपने आप को बेहतर मर्द दिखाने की कोशिश करता, उनकी तरह अपने आप को उन्हीं के जिन्स का एक जिन्स समझता। मैं लड़कों के रूप में एक लड़की ही था। मेरे अंदर डर पैदा हो चुका था स्कूल जाना और बड़े बड़े लड़कों को देखना। जब वो मुझ पे हंसते, मुझे जनाना कहते तो मेरा मजाक उड़ाते, मैं डर जाता था। मेरे दिल में लड़कियों वाला खौफ पैदा हो चुका था। बज़ाहिर तौर पे तो मैं मर्द था। बाजी हमेशा मुझे यही कहती कि तुम लड़के हो, उनके साथ लड़ो, अगर तुम्हें कुछ कहता है तो उसके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारो,
तुम्हें खुद ही मर्द होने का एहसास हो जाएगा। लिहाजा मैं दिल में यही बात रख के स्कूल जाता, लेकिन न जाने वहाँ जाकर क्या मेरे अंदर डर पैदा हो जाता कि सारी बातें धरी की धरी रह जाती। मैं स्कूल से हीला बहाना करके छुट्टी करता। मेरे वालिद भी नहीं थे, अब घर का सारा बोझ कल को मेरे ही सर पे आना था। मेरा यह सिलसिला तकरीबन ज़्यादा देर चलता ही रहा। मैं रोज़ स्कूल जाता और वापस आकर रोना शुरू कर देता। बाजी की मिनती करता कि बाजी प्लीज़ मुझे अपने साथ ही ले चलो, मुझे इनके साथ नहीं जाना, ये मुझे थप्पड़ मारेंगे, फ़लाँ करेंगे। ना जाने मैं अपना खौफ बाजी को बताता रहता। बाजी मुझे कहती कुछ नहीं होता, तुम लड़के हो, तुम्हें लड़कों के साथ रहने की आदत पड़ जाएगी। लिहाजा मैं बहाने बहाने से कभी स्कूल से छुट्टी करता, कभी स्कूल जाता तो दीवार फैलांग के आ जाता। और मेरी यही कोशिश होती कि मैं गली मोहल्ले में छोटी बच्चियों के साथ भी खेलना शुरू हो जाता। मेरा जहन तो लड़कियों जैसा ही बन चुका था। बाजी कहती तुम मार पिटाई करो, लड़कों की तरह रहो, खुद ही पता चल जाएगा। लिहाजा मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैंने तो वो स्कूल ही छोड़ दिया। मैं घर से स्कूल का कह के जाता, वहाँ से भाग जाता, सारा दिन गली मोहल्ले में खेलता। अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते तकरीबन 2 से 3 महीने का अरसा गुजर गया था। मैं रोज़ घूमने जाता और शाम को 3 बजे स्कूल से वापस आ जाता। घर वालों को यही लगता कि ये स्कूल से आया है। बाप तो सर पे था नहीं, कोई मेरे पीछे देखने वाला तो था नहीं। माँ बहुत बूढ़ी थी और बहनें भी 5 थी। 5 बहनों में से भी अब 4 की शादियाँ हो चुकी थी। सभी बहनें आहिस्ता आहिस्ता अपने 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 घर को हो ली थी। अब मैं, अम्मा और एक छोटी बहन रहती थी। वो छोटी बहन भी मुझसे बड़ी थी। वो भी हमेशा मुझे डांट पटट करती कि स्कूल जाओ, लेकिन मैं किसी की कोई बात नहीं मानता। मैं हमेशा बहाना करके स्कूल जाता और वहाँ से खेल कूद करके शाम को 3 बजे घर वापस आ जाता। लेकिन मेरी ये चालाकी ज़्यादा देर तक ना छुप के रह सकी। एक दिन स्कूल के हेड मास्टर साहब मेरी अम्मा को मिले। मैं जब स्कूल से वापस आया तो अम्मा ने कहा, हाँ आज तुम्हारे हेड मास्टर साहब मुझे मिले थे, उन्होंने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया है। मुझे बहुत हैरत हुई कि ये क्या हो गया। उन्होंने कहा कि तुम तो 3 महीने से स्कूल ही नहीं आ रहे, इस वजह से तुम्हें निकाल दिया है। तुम्हें अपनी कोई फ़िक्र नहीं, तुम्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं, घर वालों का तुम्हें कोई एहसास नहीं है, तुम्हारा बाप सर पे नहीं, तुम अकलौते इस घर के वारिस बेटे हो। इस घर का काम काज, इस घर को चलाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम 2 जमातें पढ़ लेते तो क्या हो जाता, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता, किसी काम पे लग जाते, अच्छी नौकरी कर लेते, अच्छा कमा लेते, हमारी ज़िंदगी के हालात बेहतर हो जाते। अब सवाए मज़दूरी करने के, होटल में वेटर का काम करने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है। अगर तुमने ये सब करके स्कूल से जान छुड़वा ली है तो खामोशी से कल से मज़दूरी पे निकल जाओ। चाहे तो होटल के किसी वेटर पे काम का कर लो या फिर कहीं मज़दूरी करके 2 पैसे घर लाओ। घर चलना ही चलना है और तुम्हारे असर से ही चलना है। लिहाजा मैंने मज़दूरी करना शुरू कर दी। लेकिन मज़दूरी में भी काम ज़्यादा होता। मुझे लोगों की डांट डपट, लोगों की शिकायत का सामना करना पड़ता। मैं और ज़्यादा गमज़दा और परेशान हो जाता, तन्हाई का शिकार हो जाता, अकेले रहना शुरू कर दिया, किसी से बात ना करना, हमेशा अपने आप में रहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अब मैंने सोच लिया कि अब लोगों के घरों में मासी बन के काम करूँगी। मैंने एक दिन पुराना बहन का बुर्का उठाया, बुर्का पहन के अपना मुंह कवर करके किसी के घर काम करने के लिए चला गया कि काम मांगूंगा और काम मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मुझे औरतों के साथ रहने की आदत हो चुकी थी। लिहाजा मैंने एक गली मोहल्ला, वो मोहल्ला जो कि हमारे घर से काफ़ी दूर था, एक घर में काम करने के लिए चला गया और वहाँ जाके उनको कहा कि बीबी जी मुझे काम की ज़रूरत है। बीबी जी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे काम पे रख लिया। उन्होंने कहा अपना नकाब हटाओ, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नकाब और गाउन नहीं उतारूँगी, लिहाजा मैं इसी तरीके से काम करूँगी। लिहाजा उनको मेरे भेस के नीचे नहीं पता था कि मैं एक लड़का हूँ। खैर 2 से 3 महीने मैं इसी तरीके से उनके घर काम करना शुरू हो गया। मुझे 1 महीने की माहाना उजरत 5,000 रुपये मिलती थी। वहाँ एक बावर्ची भी थी जिसका नाम मारिया था। मारिया और मैं, हम दोनों बीबी जी के मुलाजिम थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरी और मारिया की दोस्ती हो गई। हम ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजारते थे। मारिया को अभी तक मेरी हकीकत के बारे में पता नहीं था। वो हमेशा यही समझती थी कि बुर्के के पीछे एक औरत है, लिहाजा वो मुझे औरत समझ के बातें करती थी और उसने औरत समझ के ही मेरे साथ दोस्ती कर रखी थी। अगर उसको पता चल जाता तो शायद बीबी जी को बता के मुझे काम से निकलवा सकती थी। लिहाजा मुझे मारिया से भी डर था। हम दोनों इधर उधर की बातें करते, कभी कभी अपने साथ और अपने घर वालों की बातें करते। यहाँ तक कि मैंने मारिया से पूछा कि तुम्हारे घर वाले माँ बाप क्या काम करते हैं, तो मारिया ने बताया कि मेरे घर पे मेरे अब्बा नहीं हैं, मेरी दादी, मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन और मेरी फूफी, यहाँ तक कि दाई का काम करती हैं।
मैंने मारिया को कहा कि तुम्हारा भाई। उसने कहा भाई नहीं है। तो मैंने कहा फिर तुम यहाँ क्यों आती हो? तुम्हारी अम्मी दादी फूफियाँ जब ये काम करती हैं तुम्हें भी ये काम करना चाहिए। तो मारिया ने मुझे बताया कि हमारे घर की कुंवारी लड़कियाँ ये काम नहीं करती। मेरी जब शादी हो जाएगी, हाँ मेरी जब शादी हो जाएगी तो शादी के बाद मैं भी यही काम करूँगी। ये हमारा जद्दी पुश्ती काम है, यही से हमें कमाई होती है। आखिर मुझे भी यही काम करना है। लिहाजा इस महीने में और इस काम में बहुत पैसे हैं। लिहाजा मुझे अब बीबी जी के घर काम करते हुए 7 माह का अरसा गुजर चुका था। मैं दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि मैं सबको धोखा दे रहा हूँ। औरत बनकर बीबी जी मुझे काम की उजरत देती हैं, मुझे अपने घर आने देती है। कल को अगर इनको मेरे बारे में पता चल गया तो शायद वो मुझे अपने घर से निकाल देंगी। लेकिन फिर भी मेरा घर चल रहा था, मुझे अच्छी उजरत मिल रही थी, मुझे और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मुझे मारिया के रूप में एक सहेली भी मिल चुकी थी। हम खूब बातें करते। लिहाजा मारिया अब मुझे ये भी कहती थी कि शादी के बाद मैं यही काम करूँगी। लिहाजा एक दिन ऐसे हुआ कि मारिया ने मुझे कहा कि मेरी दादी जो कि दाई हैं, उनको किसी की मदद की ज़रूरत है। तुम ऐसे करो, तुम उनके साथ चली जाओ, उनको थोड़ी मदद मिल जाएगी। उनके घर जाने वाला कोई नहीं है, लिहाजा तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी काम में। मुझे और क्या चाहिए था, पैसों की मुझे ज़रूरत थी। मैं फ़ौरन मारिया की दादी के साथ काम के लिए चल पड़ा। मैंने कहा ठीक है, तुम अपनी दादी को बता दो, मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मारिया ने कहा ठीक है। अगले ही दिन मेरी किस्मत जैसे चमक उठी। मारिया की दादी किसी बच्चे की पैदाइश के लिए गई थी और मुझे अपने साथ ले गई। वहाँ जब बच्चे की पैदाइश हुई, वहाँ एक बेटा हुआ। किसी की मदद की ज़रूरत थी तो मैं साथ था। बज़ाहिरी तौर पे सबको यही था कि नकाबपोश कोई औरत है। लिहाजा काम से फ्री होने के तकरीबन 2 घंटे के बाद उनको पैसे मिले और मारिया की दादी ने बीच में से मुझे 10,000 रुपये दे दिए। जैसे ही 10,000 मैंने हाथ में देखे तो मेरा सर ही चकरा गया। मेरी आंखें घूमना शुरू हो गईं कि 2 घंटे के 10,000 रुपये, ये क्या? आधा हिस्सा मारिया की दादी ने रख लिया। मेरा सर चकरा गया, मैं हैरान हो गया। उस बच्चे की जब पैदाइश हुई तो उसके माँ बाप ने बहुत ज़्यादा मिठाई बांधी। मैं एक मर्द था, लेकिन मेरी गैरत को गवारा नहीं था कि मैं उस औरत की हालत को देख सकूं। मैंने मुंह पे पर्दा डालना ही मुनासिब समझा। लेकिन मैं हैरत था कि मुझे 10,000 रुपये मिल गया। कहाँ बीबी जी के घर में 1 महीना काम किया तो 5,000 रुपये, और कहाँ 1 घंटे में या 2 घंटे में मुझे 10,000 रुपये मिले। आइंदा आने वाले वक्त में अगर मैं भेस बदल कर यही काम करूं तो मुझे कितना फ़ायदा होगा। ये लालच मेरी आंखों की पट्टी बन चुकी थी। मैं अब यही हरबा अपना लिया था कि मैं मारिया के साथ और दोस्ती गहरी कर ली। जब उसकी माँ या दादी को कहीं जाना होता तो मदद के लिए मैं जाता। जब भी किसी बच्चे की पैदाइश होती तो मैं फ़ौरन साथ हो जाता और वहाँ पे पैसे बटोरता। अब मेरी बहन की भी शादी हो चुकी थी, हमारे घर के हालात भी बेहतर हो चुके थे। अब दिन ब दिन मुझे 10,000 तो कभी 20,000 इस तरीके से काफ़ी उजरत मिलती। अब मैंने बीबी जी के घर जाना तो बराए नाम ही कर दिया था। कभी जाता तो कभी ना जाता, क्योंकि 5,000 से बेहतर 10,000 जो मुझे एक ही दिन में या 2 घंटे में मिल जाता है। मुझे और क्या चाहिए। लिहाजा मैंने अब ये भी नहीं देखा। लिहाजा अब मैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर चुका था। मेरा तो समझ लीजिए अब इस काम के बगैर गुजारा ही नहीं था। अब तो मैंने बहुत से केसेस अकेले हैंडल करना शुरू कर दिए थे। अब मैं मारिया की फूफी दादी या उसकी माँ के साथ काम पे जाने के बजाय खुद से कहीं चला जाता और ख़ुद से केस निपटाने की कोशिश करता, और मुझे हज़ारों रुपए की मालियत से रकम मिलती और मैं बहुत खुश होता। मान लीजिए मेरा ये धंधा बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया, हालात बहुत बेहतर हो गए। मैं एक छोटे से मोहल्ले से निकल कर एक बड़े से मोहल्ले में अच्छे मकान में शिफ्ट हो गया। अम्मा भी मेरे काम से बहुत मुतमईन थी कि मेरे बेटे का कोई अच्छा काम लग गया है, मेरे बेटे ने तरक्की कर ली है। लेकिन वो आज भी शायद मेरी हकीकत से वाकिफ़ नहीं थी। अगर उनको पता चलता तो न जाने उनको क्या हार्ट अटैक ही ना हो जाता, उन पे क्या पहाड़ टूटेगा। मुझे खुद भी इस चीज़ का एहसास नहीं था। लेकिन माँ बहुत खुश थी कि उनकी बेटी की ज़िम्मेदारी भी अदा हो चुकी थी, उनके घर के हालात भी बेहतर थे। लिहाजा अब ज़िंदगी बदल चुकी थी। लिहाजा अम्मा सबको यही कहती थी कि मेरा बेटा कामयाब इंसान बन गया है। एक दिन इसी तरीके से रमज़ान का महीना शुरू हो गया। रमज़ान का महीना था तो लोग इस काम को ज़रा कम कर देते हैं। एक बूढ़ी अम्मा मेरे पास आई, दरवाज़ा खटकाया और बोली कि बेटा मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वो माँ बनने वाली है, उसका आखिरी वक्त है, बच्चे की पैदाइश का वक्त बहुत करीब है।
लिहाजा मारिया की दादी मसरूफ़ थी। मारिया फ़ौरन मेरे पास आई और कहा कि तुम चली जाओ। लिहाजा मैंने नहीं देखा रोज़े और रमज़ान। मैं फ़ौरन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और बुर्का पहना, मुँह नकाब से बांधा और फ़ौरन चला गया कि बच्चे की पैदाइश का आखिरी वक्त है। लिहाजा मैंने नहीं देखा और मैंने अपना रकम का उनका मुतालबा किया कि 20,000 रुपये लूँगा। लिहाजा हंसते हुए मैं फ़ौरन उनके राह की जानब बढ़ पड़ा और वहाँ जाके मैंने मदद की। मारिया को भी कहा कि तुम अपने साथ किसी को मेरे साथ भेज दो। लिहाजा कोई मेरे साथ आ गया और जैसे ही मैं उस औरत के कमरे में दाखिल हुआ तो ये देख कर मैं हैरान रह गया। मेरे मुंह पे तो कपड़ा डाल रखा था, मैंने नकाब कर रखा था, गाउन पहना हुआ था। मैंने देखा बच्चे की पैदाइश वाली औरत कोई और नहीं, मेरी बड़ी बहन हादिया है। मेरी गैरत को गवारा नहीं किया। मैं बाजी को इस हालत में रोता बिलबिलाता देखकर बेहोश हो गया। मुझसे ये हालत देखी नहीं गई। मुझे ये था कि अब मेरा भांडा फूट चुका है, न जाने अब क्या होगा। सबके सामने मेरी हकीकत खुल चुकी है। बेहोश होने के 3 घंटे के बाद जब मेरी आँख खुली तो बाजी एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी, बेटा हुआ था। बाजी की हालत अब पहले से बेहतर थी। मेरे मुंह से नकाब हट चुका था, बाजी नहीं उतारा था। जब उसने मेरे मुंह से नकाब हटाया तो मैं बड़ा परेशान और रक्का बक्का था और शर्मिंदगी के मारे मुंह छुपा रहा था। तो बाजी ने कहा कि दानिश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने आज हमारा सर शर्म से झुका दिया है। मैं सोचती थी तुम कामयाब इंसान बन गए हो, मेरा भाई पैसे कमाने लगा है इसलिए इतनी मेहनत करता है दिन रात। लेकिन अगर तुम्हारी ये हरकत देख कर आज मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई है, जैसे आसमान फट गया हो। मैं कभी भी तुमसे ये उम्मीद नहीं कर सकती थी कि तुम 2-4 रुपए के लिए अपना ज़मीर बेच सकते हो। तुम इस हद तक गिर सकते हो। न जाने अब माँ को पता चलेगा उन पे क्या गुजरेगी। तुम हमारा सामना कैसे करोगे, माँ का सामना कैसा करोगे। लिहाजा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। लिहाजा खुदा का करना था कि मैं बेहोश हो गया। लिहाजा मेरे साथ आने वाली औरतें डिलीवरी करके चली गई थी। लिहाजा बाजी ने कहा, दानिश तुम परेशान ना हो। लिहाजा उनको मेरे हालात का एहसास हो चुका था, क्योंकि हमेशा मैं लड़कियों के साथ ही रहा था, कि तुमने ये सब कुछ हालात से मजबूर होके किया है। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। अगर तुम आज डिलीवरी के दौरान बेहोश ना होते तो पता नहीं तुम खुदा की बारगाह में कितना बड़ा गुनाह कर चुके होते। तुम्हारा बेहोश होना शायद ही तुम्हारे हक़ के लिए बेहतर था। तुम परेशान मत हो, ये बुर्का पहन लो। मैं वाक़या सारा अम्मी को बता दूंगी, तुम परेशान मत हो। लिहाजा मैं हैरान हो गया। अपनी बहन को तो किसी तरीके से मैंने संभाल लिया। बहन भी मेरे हालात वाक़यात से अच्छी तरीके से समझ चुकी थी। मैंने बहन से माफ़ी मांगी, उसने मेरी माफ़ी कबूल कर ली, मुझे माफ़ कर दिया। मैंने वो इलाका छोड़ दिया और कहीं और शिफ्ट हो गया। लिहाजा मैंने ये सारा माजरा मारिया को भी बताया। मारिया भी सुन के हैरान और हक्की बक्की हो गई, लेकिन मैं मारिया से भी माफ़ी का तलबगार था। मैंने मारिया से जब माफ़ी मांगी और साथ ही उसे कहा कि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे सबने छोड़ दिया मगर तुम मत छोड़ना। लिहाजा मारिया ने मुझे माफ़ कर दिया और हमने अपना घर बसा लिया। हमारी शादी हो चुकी थी, अब हम नए इलाके में शिफ्ट हो चुके थे। लिहाजा मारिया मेरा हाथ थाम चुकी थी। मैंने मारिया को ये वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ अब ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मारिया ने कहा, तुम अच्छे इंसान हो, अच्छे मर्द हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मारिया ने मुझसे वादा लिया कि आने वाले वक्त में मैं एक अच्छा मर्द साबित हूँ, अब कोई भी इस तरीके के काम ना करूँ। उसने वादा किया कि मैं आइंदा माजी में होने वाली किसी भी शिकायत का जिक्र मुस्तकबिल में नहीं करूँगी। तुम्हें मैं माफ़ करती हूँ। लिहाजा मैंने गली मोहल्ले में कोई करियाने की दुकान डाल ली। अब हमारी शादी को 2 साल का अर्सा हो चुका है। मुझे अपने माजी पर अफसरदगी होती है, लेकिन खुश भी हूँ कि मारिया जैसी अच्छी बीवी, समझदार बीवी और हमसफ़र मुझे मिली है, जिसने मेरा साथ दिया, मेरी मजबूरी समझी। लिहाजा मैं पुराने मोहल्ले में नहीं जाता। ज़माने ने मेरा मजाक उड़ाया,